हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकबर क्लासेस केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या द चैप्टर नेम इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये क्लास 9 की पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन का चैप्टर सेकंड है और इसका लेक्चर 1 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये आज से हम लोग कवर करेंगे लेक्चर 2 और उम्मीद है कि इस लेक्चर को कंटिन्यू कर पाएँ। सो हमारे साथ बने रहें। लेक्चर 1 में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं ज़रा एक बार मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं कि क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हुई है, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडियाज़ है तो शायद सिम्बॉल्स तक बात हो चुकी थी। एलिमेंट का सिंबल कैसे लिखा जाता है, एलिमेंट कहते किसे हैं, एलिमेंट का सिंबल लिखा कैसे जाता है, वो एक लेटर वाले सिंबल किस तरह से लिखे जाते हैं, दो लेटर वाले सिंबल लिखे कैसे जाते हैं। तो जितने लोग नए हैं चैनल पे वो फर्स्ट लेक्चर को अगर आप अटेंड करेंगे तो सेकंड लेक्चर आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं और सेकंड लेक्चर शुरू होगा हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म से जिसको हम बोलेंगे एटम। किससे शुरू करेंगे हम लोग? एटम से। एटम से क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि एक टर्म आती है वैलेंसी। क्या आती है? वैलेंसी। और वैलेंसी से ये टॉपिक हमारा शुरू होगा। लेकिन वैलेंसी को समझने के लिए एटम को समझना जरूरी है, क्योंकि वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। तो अब ये समझना ये है कि ये एटम होता क्या है। एटम समझ लेंगे, फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी भी समझ लेंगे कि कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो लेट्स डिस्कस किया कि एटम क्या होता है। आपने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। यानी कि किसी एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल्स एटम्स होते हैं जिसमें उस एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। एलिमेंट्स के एटम्स में उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग केमिकल आइडेंटिटी ऑफ इट। यानी कि उस एलिमेंट की केमिकल आइडेंटिटी उस एटम में पाई जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। तो एटम किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। क्या है? हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which possesses or retains the chemical identity of it। it बोले तो जिस एलिमेंट का वो है उस एलिमेंट की केमिकल आइडेंटिटी उस एटम में पाई जाती है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन्स द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ इट। इट बोले तो एलिमेंट, एलिमेंट की केमिकल आइडेंटिटी एटम में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का एक एटम मैंने लिया। हाइड्रोजन के एक एटम में हाइड्रोजन एलिमेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है। समझ में आ रही बात? इसी तरह से मैंने बोला Fe एक एटम हुआ। इट इज एन एटम ऑफ आयरन। इसका मतलब ये हुआ एन एटम ऑफ आयरन विल हैव द केमिकल आइडेंटिटी, विल हैव द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ आयरन। आयरन के एक एक एटम में आयरन की केमिकल आइडेंटिटी पाई जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई एटम की बात। अब एटम जो है, एटम फर्दर स्मॉलर पार्टिकल से बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम्स आर फर्दर मेड अप ऑफ, एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम को तोड़ेंगे तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन एटम के अंदर छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? एटम्स आर फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, दीज स्मॉलर, दीज पार्टिकल्स लिख देते हैं, these particles are called subatomic particles।
अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तीनों के बारे में एक एक बात मैं बताऊं आपको। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड, और प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और न्यूट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, किसी एटम के अंदर, इन एन एटम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। चार्ज के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अच्छा, ऐसे नहीं लिखते हैं, आपको बताते हैं, हम ऐसे अलग से लिखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज, क्योंकि इससे छोटा चार्ज हो नहीं सकता है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब नेगेटिव साइन है इसका मतलब इसका वैल्यू नहीं बता रहा, नेगेटिव साइन चार्ज का नेचर बता रहा है, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम बात करें चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, ये कितना हो जाएगा? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पे चार्ज सेम है, बस दोनों का नेचर अलग अलग है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बराबर हो गया तो दोनों के चार्जेस भी बराबर हो गए, बस ऑपोजिट नेचर का चार्ज हुआ। इसी की वजह से दिस मेक्स एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल हो गया भाई? क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गई, और इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है, बट दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑपोजिट है। अब मैग्नीट्यूड ऑपोजिट होने की वजह से दोनों के नंबर बराबर हो गए, तो एटम को क्या बना दिया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एक बात तो एस्टैब्लिश हो गई, एक एटम किसी एलिमेंट का सबसे छोटा हुआ पार्टिकल है जिस एटम के अंदर, जिस पार्टिकल के अंदर उस एलिमेंट की केमिकल आइडेंटिटी है। अब ये एटम छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ये छोटे छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। अब न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल है तो उसकी बात अभी हम नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी एटम के अंदर बराबर होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल इन नंबर, बट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज एग्जैक्टली सेम, बट देयर नेचर इज ऑपोजिट। नेचर ऑपोजिट हो गया, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा और ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए एक एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो पहली बात जो हमने इस्टेब्लिश की वो क्या इस्टेब्लिश की? कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटम की कहानी हो गई, एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स की कहानी हो गई। वी आर नॉट डिस्कसिंग वेरी डिटेल, हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर चल रहे हैं, बिकॉज वी आर जस्ट डिस्कसिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी पूरी। अब हर एक टॉपिक के लिए अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल बात करने के लिए हमारे पास एक अलग चैप्टर है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो बातें हम लोग करेंगे डिटेल। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग बने रहिए और थकिए मत, क्योंकि थकेंगे तो फिर थक जाएंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, जैसा कि मैंने अभी पानी पिया। बीच बीच में पानी पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए अब बात करते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग बोल रहे थे कि क्या डिस्कस करना है हमें डिस्कस करना है वैलेंसी। क्या डिस्कस करना है? वैलेंसी। बिफोर डिस्कसिंग वैलेंसी एक टर्म आता है केमिकल फॉर्मूला। क्या आता है? केमिकल फॉर्मूला। ये समझते हैं ज़रा सा, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला है ना, ये किसी कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन है। केमिकल फॉर्मूला क्या है?
प्रेजेंटेशन या फिर बोल सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। क्या बोलेंगे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। अब कंपाउंड जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कोवालेंट कंपाउंड। अब कोवालेंट कंपाउंड समझने के लिए हमें बॉन्डिंग समझनी पड़ेगी, अभी बस जान लेते हैं। और एक को कहते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड। कोवालेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, कोवालेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी, कोवालेंट कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहते हैं? क्योंकि कोवालेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आयनिक कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को हम लोग केमिकल फॉर्मूला बोल सकते हैं या बोल सकते हैं फॉर्मूला यूनिट। क्या बोल सकते हैं? फॉर्मूला यूनिट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है, और कंपाउंड दो तरह के होते हैं, कोवालेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। कोवालेंट कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और आयनिक कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। तो ये फॉर्मूला यूनिट, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, मान लेते हैं एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, तो हमने लिखा NaCl, जो आप सब लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है। अब अगर कोई बच्चा गलती से Na2Cl लिख देता है तो हम बोलेंगे नहीं ये गलत है। अगर कोई बच्चा NaCl2 लिख देता है तो हम बोलेंगे ये गलत है। कोई बच्चा अगर Na2Cl2 लिख देता है हम बोलेंगे ये भी गलत है। तो ये सारे गलत हुए, ये सही हुए। ये क्या वजह है कि यही फॉर्मूला सही हुआ? तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अप टू क्लास 9th, वो है हमारा वैलेंसी। अगर हम वैलेंसी का खेला समझ जाएंगे, वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि करेक्टली किसी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को लिखा कैसे जाता है, यानी कि किसी कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट या किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो हमें गौर फरमाना है टॉपिक किस पे? वैलेंसी पे। वैलेंसी, क्योंकि हायर क्लासेस में वैलेंसी टर्म इस्तेमाल नहीं होता। हायर क्लासेस में ऑक्सीडेशन नंबर, कोवालेंसी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स वगैरह वगैरह यूज होता है, लेकिन आपके क्लास 10 तक के लिए वैलेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैलेंसी को समझिए और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सही केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखिए। चलिए, हमारा अगला मोटो वही है कि सही केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाए। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, लेक्चर का फ्लो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या डिस्कस करेंगे हम लोग अब? वैलेंसी। वैलेंसी क्या हो जाएगा? वैलेंसी कहलाएगा द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ an atom of an element। किसी एलिमेंट के एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। यही हो जाएगी वैलेंसी। वैलेंसी इज नथिंग न्यू बट इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि एक एटम ए है, एक एटम बी है। अब ये दोनों जब कंबाइन करेगा तो ए बी बनाएगा, या A2B बनाएगा, या AB2 बनाएगा, या A2B3 बनाएगा। ये डिसाइड करने के लिए इन दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी पता होना चाहिए कि ए के कितने एटम बी के कितने एटम के साथ जुड़ सकता है। ए के कितने एटम, तो ये भी सही हो सकता है, 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 इनमें से कोई भी सही हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना पड़ेगा कि इसकी वैलेंसी क्या है और इसकी वैलेंसी क्या है। दोनों की वैलेंसी अगर पता चल जाएगी तो हम बता देंगे कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। अगर वैलेंसी पता नहीं है तो आप बता नहीं सकते कि कौन सा फॉर्मूला सही है। अब क्या हुआ कि हम वैलेंसी को रटना शुरू नहीं करेंगे, हम देखेंगे कुछ कंपाउंड्स और वहां से निकालेंगे वैलेंसी। तो सबसे पहले क्या किया गया कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया। किसको माना गया? हाइड्रोजन इज टेकन एज स्टैंडर्ड। किसको? हाइड्रोजन को हम लोग क्या ले लेंगे? स्टैंडर्ड एटम ले लेंगे फॉर, या फिर और रेफरेंस ले लेंगे।
रेफरेंस एटम क्या करने के लिए? फॉर डिटरमाइनिंग वैलेंसीज ऑफ अदर एटम्स। दूसरे एटम्स की वैलेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हाइड्रोजन को क्या कर मान लेंगे? स्टैंडर्ड या फिर रेफरेंस मान लेंगे। स्टैंडर्ड मान लेंगे तो इसकी कुछ वैलेंसी होनी चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हम मान लेते हैं, और जो मान लेते हैं वो एक्चुअली में है 1। ये हम मान नहीं रहे बल्कि ये है, ठीक है? या फिर आप बोलेंगे मान लेते हैं, और हम ऐसी चीज मान रहे हैं जो है। तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अब आप में से ज्यादातर बच्चों को वाटर का केमिकल फॉर्मूला पता होगा। बता सकते हैं आप मुझे? बताइए, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या है भाई? वाटर का केमिकल फॉर्मूला आप सबको पता है कि वाटर 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और आप लिखते हैं H2O। आपने क्या लिखा? H2O। वाटर का आपको क्या पता है? केमिकल फॉर्मूला पता है। जब आपने वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिखा तो पता चला कि हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ कंबाइन कर रहा है। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन is combining with 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ कंबाइन कर रहा है। हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के कितने एटम के साथ कंबाइन कर रहा है? 1 एटम के साथ कंबाइन कर रहा है। अब हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, और हाइड्रोजन के 2 एटम की वैलेंसी कितनी होगी? 1 एटम की वैलेंसी 1 है, तो 2 एटम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और वो ऑक्सीजन के 1 एटम की वैलेंसी के बराबर है। यानी कि आप कह सकते हैं 2 इंटू वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। 2 क्यों बोल रहा है? क्योंकि 2 एटम्स हैं, और ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। 1 इंटू वैलेंसी ऑफ क्या? ऑक्सीजन। अब 2 गुना वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना हमने माना है? 1। 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा? वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या निकल के आई? 2 इंटू 1 बराबर आप लिख सकते हैं 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी जो अब तक हमारे लिए अननोन थी, हमने केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर लिखा, H2O लिखा हमने, और H2O से बता दिया कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई कितनी? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। अगर एक कंपाउंड है अमोनिया, क्या है? एक कंपाउंड है अमोनिया, एक कंपाउंड है अमोनिया। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है। अब यहां 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन से कंबाइन कर रहा है, तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? 3 इंटू वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, और 3 गुना वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन होता है 1, तो हो गया ये 3। यानी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी निकल के आई? 3 निकल के आ गई। तो हमने हाइड्रोजन का मान लिया जो कि सही था, और उससे बाकी एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालने की कोशिश की। चलिए अब कुछ और एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने हाइड्रोजन का पता कर लिया, पता क्या कर लिया? वो मान लिया। बाकी एलिमेंट्स का पता करते हैं। क्या हुआ हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3। अब एक एलिमेंट है, आप कंपाउंड है जिसका नाम आपने सुना होगा, मीथेन। कैसे लिखते हैं आप मीथेन को? मीथेन को लिखते हैं आप CH4। 4 हाइड्रोजन के एटम्स कार्बन के 1 एटम के साथ कंबाइन कर रहा है। यानी कि अगर आपको लिखना हो वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। 4 इंटू वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1, तो हो गया ये 4। तो वैलेंसी कार्बन की कितनी हो गई? 4 हो गई। बहुत सिंपल। तो कार्बन की वैलेंसी अब हो गई हमारे पास 4। इसी तरह से एक कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। क्या होता है?
Cl। अब HCl अगर हुआ इसका केमिकल फॉर्मूला तो एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन, तो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन क्या वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन के बराबर नहीं है? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बराबर है, और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अगर बात करें, हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है HBr। तो अगर आपसे पूछे कि वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी ऑफ ब्रोमीन कितनी होगी? जितने हाइड्रोजन की है 1। इसी तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड की अगर बात की जाए, हाइड्रोजन आयोडाइड की अगर बात की जाए तो हो जाएगा HI। तो वैलेंसी ऑफ आयोडीन कितनी हो जाएगी? वैलेंसी ऑफ आयोडीन विल बी ऑल्सो 1। तो देखिए हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब की वैलेंसी होती है 1। इन सब की वैलेंसी हाइड्रोजन की वैलेंसी से मैच करती है, यानी कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स मिले जिसकी वैलेंसी सेम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब की वैलेंसी क्या है? सेम है। अब देखेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन ना हो उस कंपाउंड की वैलेंसी कैसे निकालेंगे आप? जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन हो ही ना उस कंपाउंड में दूसरे एटम की वैलेंसी कैसे निकालेंगे? जैसा कि हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। मैंने अभी बताया इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बना है सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, ये कंपाउंड है। NaCl अलग अलग नहीं है, NaCl एक कंपाउंड है जिसके अंदर मौजूद होते हैं आयंस, वो अभी हम समझाएंगे आपको। ठीक है, अब क्लोरीन की वैलेंसी हमको पता है, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन वी नो 1। तो वैलेंसी ऑफ सोडियम कितना होगा? ये भी कितना होगा? 1, क्योंकि दोनों की वैलेंसी बराबर है। अब आपको पता चल गया है किसकी वैलेंसी? ऑक्सीजन की वैलेंसी। किसकी वैलेंसी पता चल गया है? ऑक्सीजन की वैलेंसी। और एक कंपाउंड होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे लिखते हैं आप? MgO लिखते हैं। तो पता चला कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की वैलेंसी दोनों सेम है। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम की अगर बात करें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, हमने अभी भी लिखा था ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना लिखा था? 2। तो ये हो गया 2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। आप एक कंपाउंड का नाम सुने होंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला लिखा जाता है Al2O3। ये लिखा कैसे जाएगा ये मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3। तो पता क्या चला? 2 इंटू वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम जो है ये बराबर है 3 इंटू वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, हो गया 6, यानी कि 2 इंटू वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम हो गया 6। 2 एटम की होगी 6, तो एक एटम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम की बात करें तो 6/2 बोले तो कितनी हो जाएगी? 3, यानी कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 3। तो सोडियम की वैलेंसी मिली हमें कितनी? 1। मैग्नीशियम की वैलेंसी हमें कितनी मिली? 2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमें कितनी मिली? 3। क्या हम लोग ऐसे ही सारे निकालने की कोशिश करेंगे या हम सही केमिकल फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे सही तरीके से? वैलेंसी का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो हम थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ेंगे और इस वैलेंसी का उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कि वैलेंसी निकाला कैसे जाता है। क्या यही तरीका हमेशा अपनाएंगे कंपाउंड का फॉर्मूला जान के, या हम पहले वैलेंसी निकाल लेंगे फिर कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे? तो सही तरीका मुझे लगता है ये होना चाहिए कि पहले हम वैलेंसी जान लें फिर कंपाउंड का सही फॉर्मूला लिखें। तो वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, कैसे वैलेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं, ये अभी हम लोग अगले सेगमेंट में सीखेंगे।
चलिए, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा जिससे हम वैलेंसी निकाल सकते हैं, वो होगा आयंस। क्या होगा? आयंस। आयंस पढ़ेंगे। और आयंस बनते कहाँ से हैं? मॉलिक्यूल्स या फिर एटम से। होता क्या है कि कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम, उसके पास दो टेंडेंसी होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे। अ मॉलिक्यूल और एन एटम कैन आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। अब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगता है। उसी तरह से जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगता है। तो एटम पे जब चार्ज अपीयर होने लगता है तब वो एटम नहीं रहता, तब वो एक नया नाम बनता है जिसको हम लोग कहते हैं आयन। क्या कहते हैं? आयन। तो आयन क्या है? सबसे पहली बात कि ये चार्ज्ड है। क्या है? चार्ज्ड स्पीसीज है। चार्ज स्पीसीज क्यों बोले? क्योंकि एटम पे चार्ज नहीं होता, आयन पे चार्ज होता है। तो आयन बनता कैसे, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो एन आयन इज फॉर्म्ड आइदर बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, एक एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, और अ मॉलिक्यूल। ठीक है? किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है, एटम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूल, एटम्स जब एक साथ कोवालेंट बॉन्ड के साथ जुड़ता है, when two or more than two atoms combine together they form a group of atom, और वो ग्रुप ऑफ एटम कहलाता है मॉलिक्यूल। लेकिन खास बात क्या, उन एटम्स के बीच में जो टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसका नाम होता है कोवालेंट बॉन्ड। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये दोनों में से कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे तो आयन बनता है। अब आयंस कितने तरह के हो गए? दो तरह के। आयंस कितने तरह के हो गए? दो तरह के। एक को बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। और दूसरा को बोलेंगे हम लोग नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम लोग कहते हैं कैटायंस, और इस नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम लोग कहते हैं एनायंस। तो एनायंस एंड कैटायंस हमारे पास हो गए। एक होता है एटम या फिर मॉलिक्यूल, इन दोनों के पास क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन आयन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं होता है। इसका मतलब या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो सच ions are formed by the loss of one or more number of electrons। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लॉस से इस तरह के आयन बनते हैं कैटायंस। और एनायन में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होगा। और ये कब बनेंगे? सच आयंस आर फॉर्म बाय द गेन ऑफ वन और
मोर इलेक्ट्रॉन्स। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो एनायन बनेगा, और एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कैटायन बनाएगा। कैटायन में प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम, एनायन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोटॉन कम। और एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से ही बन रहा है, प्रोटॉन जितना था उतना ही रहता है। तो होगा क्या, कैटायन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। तो कैटायंस हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या दिखेगा आपको? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनायन में इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव चार्ज। एंड कैटायंस में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी, कैटायंस की संख्या बढ़ जाएगी, कैटायंस के नंबर्स बढ़ जाएंगे और इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो एक एटम, मान लेते हैं एक एटम ए है, एक एटम ए है, इसने ए प्लस बनाना है। सुपर स्क्रिप्ट, जो चार्ज होता है उस चार्ज को हम लोग सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर ये ए प्लस को A2 प्लस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए को अगर A2 प्लस बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। हमने 2 स्टेप में यहाँ दिखाया, इसी बात को यहाँ लिखा मैंने। इसी तरह से एक बी है, बी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बनाया बी माइनस। बी माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो बन गया B2 माइनस। इसको अगर एक साथ लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि बी ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और B2 माइनस बना। तो हुआ क्या, A2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और B2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो किसी कैटायन में इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, किसी एनायन में जितना नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझते हो, तो हम बस ऐसे ही एक क्या कहते हैं, कोई एलिमेंट नहीं लिया, बल्कि अब एलिमेंट लेके समझेंगे हम लोग कि आयंस बनते कैसे हैं। मुझे लगता है लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आयंस कैसे बनते हैं ये लिखा के आज के लेक्चर को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आयंस बनाने के कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देते हैं, और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट, यानी कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल फार्मूला लिखा कैसे जाता है। अब देखिए, चलिए बहुत बढ़िया, अब तक आप लोग जुड़े हुए हैं। मान लेते हैं एक एलिमेंट है सोडियम। सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। इसके पास एटॉमिक नंबर यानी कि Z बराबर होता है 11। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11। लेकिन सोडियम क्या करता है, Na प्लस बनाता है आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहाँ Na जब तक था उसमें 11 प्रोटॉन थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। अब Na प्लस बनने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन इज स्टिल 11, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। 10 प्लस 1 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो ये क्या हो गया? एक कैटायन हो गया। उसी तरह से एक एलिमेंट है हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन Cl। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनाता है Cl माइनस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 17। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 17 ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। तो यहाँ देख सकते हैं आप, साफ साफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हुए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए। तो जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए वहाँ पे उसको नेगेटिव चार्ज से दिखाते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं एनायन। अब Na पे 1 प्लस चार्ज है और Cl पे 1 माइनस चार्ज है, लेकिन दोनों की अगर वैलेंसी की बात करें हम लोग, किसकी बात करें? वैलेंसी की। दोनों की वैलेंसी 1। तो ये वैलेंसी क्या हो गई अब, कि जितना उस पर चार्ज दिख रहा है वही उसकी वैलेंसी है। तो नंबर ऑफ चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव है मैटर नहीं करता है, नंबर ऑफ चार्जेस
यही क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। तो हमको अगर आयन पता है तो हम उसकी वैलेंसी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आयन है O2-, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। अगर हमारे पास एक आयन है Mg2+, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। अगर हमारे पास एक आयन है Al3+, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अगर हमारे पास एक आयन है N3-, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। तो जितना चार्ज होगा उतनी वैलेंसी होगी। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। लेक्चर लंबा हो जाने के कारण हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पर रोकें, और वैलेंसी आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले लेक्चर में हम आपको आयंस के फॉर्मूले लिखाएंगे, आयंस के रिप्रेजेंटेशन को लिखाएंगे, और उन आयंस की मदद से किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट पे मेहनत करेंगे और अपने कंटेंट को सुधारेंगे और आपके लिए बेटर से बेटर लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आप अभी से IIT और नीट के प्रिपरेशन की जर्नी में हमारी मदद ले सकें और हमारी मदद से आप बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।